आईटी सेक्टर ने तो आज मेरे घोड़े खोल दिए। वो तो शुक्र मनाओ कि मैंने कल जो कोफॉर्ज था वो जरा से ही लिए थे। सबसे ज्यादा आईटी, ये मोनो साइज है, निफ्टी 500 इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा यहाँ पर देखोगे तो किप्ट गिरा है, किप्ट के बाद अपार। अच्छा, अपार तो वैसे मेरी इस सीरीज का पार्ट नहीं रहने वाला है, बट दो चार लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि अपार का मैं क्या करूं। तो अपार का सर देखो, मैंने वो 11 12 11 साढ़े 11 हज़ार रुपये के आसपास कवर किया था। मैं 2 मिनट के लिए आउट ऑफ द वीडियो जा रहा हूँ, बस खाली कंफर्म करना है मुझे। क्योंकि मैंने ये 1.5 2 महीने ही पहले ही कवर किया था। 10 9 10 पे तो नहीं कवर किया था, अप्रैल में कवर किया था। आई थिंक 11 या 12 हज़ार के बीच में था। तो वहां से जो लोग भी थे उन्होंने लगभग 40 45% का प्रॉफिट कमाया होगा। और मैंने 12 हज़ार 13 हज़ार पे भी मैंने एक दो बार लेने को कहा था। तो अब 16 17 हज़ार रुपये पे एग्जिट लेनी थी। मैंने ये बात, जो वीडियो मैंने अभी हाइड करी है अपने चैनल के ऊपर 2 4 दिन पहले, मैंने कल की वीडियो में भी कहा था। उन वीडियोस में भी मैंने एक दो वीडियोस में कहा था कि अपार का जो वो था टारगेट, वो मतलब हिट हो गया है। सेम चीज मैं भी रेडिको के लिए भी बोल रहा हूँ। रेडिको भी बहुत बढ़िया स्टॉक है, बट उसका भी जो पी है वो अब धीमे धीमे बहुत कस के ऊपर जा रहा है। हाँ, रिजल्ट अच्छा आता है, प्रॉफिट वहां से बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो फिर से जो वैल्यूएशन है वो जस्टिफाई हो जाएंगी। बट उसके लिए आपको रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा। सेम चीज मैंने अपार के लिए भी बोली थी। अपार देख रहे हो यहाँ पे पी एकदम पीक पे पहुंच रहा था। अच्छा, एक बात तो मैं और बता दूं वीडियोस में, ये डंडी देख के पी में डिसाइड नहीं करता हूं। मतलब ये जो ब्लू वाली, एक तो ये बाढ़ हो गए, जो बाढ़ आप देखते हो ये, और इस पे ये जो डंडी बनी है ना, पर्पल वॉलेट जो भी कह लो, इसको देख के मैं पी डिसाइड नहीं करता हूं। मतलब ये भी एक फैक्टर होता है। बट ये जो साइड में नंबर्स लिखे होते हैं 70 60 50 40, इनको भी मैं देखता हूं। अब ये ऑल्दो मैं कभी बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं खाऊंगा मैं इस समय। तो अपार का इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पर एग्जिट लेना बनता है। और री एंट्री फिलहाल मैं नहीं देख रहा हूँ। री एंट्री तब बनेगी जैसे यहाँ पर देखो, अप्रैल में कहा था 36 के पी पे मिल रहा था, 36 से 40 के बीच में पी में मिल रहा था। अभी ये 60 65 के पी पे मिल रहा है। तो थोड़ा नीचे आता है, या तो वैल्यूशन, मतलब वैल्यूशन कह रहा हूँ, या तो अर्निंग बढ़ती है, तो मैं बाद में बात करूंगा। फिलहाल यहाँ पे अपार को एग्जिट ही लो। ठीक है। अच्छा, आईटी सेक्टर ने आज मेरे घोड़े खोल दिए भाई। अब सुबह मेरा बहुत मन किया कि मैं कोफॉर्ज, एक नया स्टॉक भी मैंने ऐड किया है, सीडीएसएल। सीडीएसएल बताता हूँ कि मैंने क्यों सीडीएसएल भी इसमें ऐड करने की सोच रहा हूँ बहुत कस के, वो रीजन बताता हूँ। और कोफॉर्ज मैंने सुबह सोचा कि मैं एवरेज करूं। अच्छा, आज मैं एवरेज का एक कॉन्सेप्ट आप लोग को बहुत क्लियर कर बता देता हूं। एवरेज और स्टॉक एड ऑन करने में फर्क होता है। पहली बात तो, स्टॉक्स एड ऑन पोर्टफोलियो में गिरते हुए स्टॉक्स कभी नहीं करे जाते हैं। मतलब पोर्टफोलियो में है, अगर पोर्टफोलियो में जैसे मेरे ये है कोफॉर्ज और आज ये गिर रहा है, तो स्टॉक एड ऑन तो बिल्कुल नहीं होता है, एवरेज होता है। अब मेरा टारगेट वैसे है कि मैं भाई 10% कमा लूं यहाँ पर, बट मेरे घोड़े खुल गए यहाँ पर। अभी जो फैक्ट है, 8% तो ही नीचे ही आ गया, इसीलिए मैंने ये कम लिए थे। अगर आप मेरे इस पूरे पोर्टफोलियो में देखो, ऑब्वियसली बात है, डैम कैपिटल हटा दो। डैम कैपिटल तो मतलब इसको मैं हाइड कर नहीं सकता, नहीं तो मैं हटा देता इसको यहाँ पर। उसके अलावा देखो, सबसे सस्ते मैंने यहाँ पर कम मैंने कोफॉर्ज ही लिए थे। एंजल वन तो मेरे ऑलरेडी दूसरे पोर्टफोलियोज में, इसलिए यहाँ पर कम थे, बट कोफॉर्ज खाली यहीं पर है। सबसे कम मैंने कोफॉर्ज ही लिए थे। अब इसको एवरेज मैंने आज क्यों नहीं किया? देखो, पहली बात तो, एवरेज कभी भी स्टॉक ऐसे नहीं होता है कि मैं 10% नीचे आ गया हूं तो मैं एवरेज कर लूं ना। ये सबसे बड़ा मिथ है भाई। ये आप लोग भी सीखो, जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मतलब मैं सबको एक बार लिटरली कह रहा हूं, एवरेजिंग आप 10% नीचे हो देख के कभी मत करना। एवरेजिंग ऐसे करो कि देखो ये कहां तक अब जा सकता है। मुझे पता था यहाँ पर एक ऊपर रेजिस्टेंस है, ये देख सकते हो यहाँ पर, इसे सपोर्ट लिया था पहले। सपोर्ट ही रेजिस्टेंस बनता है, रेजिस्टेंस ही सपोर्ट बनता है। ये भी आप लोग को मैंने अपनी ट्रेडिंग वाली सीरीज में बताई थी, जो मैंने आई थिंक पिछले साल एक अपलोड करी थी। एक ही प्लेलिस्ट मैंने चैनल के ऊपर अपलोड करी है, ये वाली। इसमें मैंने कहा भी था कि सपोर्ट ही रेजिस्टेंस बनता है और रेजिस्टेंस ही सपोर्ट बनता है। तो यहाँ पर देखो, सपोर्ट लिया गया था 2000 सितंबर 25 30, मतलब 2025 सितंबर को यहाँ पर सपोर्ट लिया गया था। और यही यहाँ पे रेजिस्टेंस बना 2 बार। मुझे डाउट था कि रेजिस्टेंस पे मैं ले लेता हूँ, मुझे लगा जब फाड़ के निकल जाएगा, तो मोमेंटम बहुत अच्छा खासा था। तो वहां पर रिस्क था, इसलिए मैंने क्वांटिटी वहां पर कम ली थी। और कल की वीडियोस में मैंने कवर किया था, तो हो सकता है कि आज मॉर्निंग में काफी लोगों ने लिया होगा इसको। 7% 8% गिरने के बाद, मतलब मैं तो इतना नीचे आ गया हूँ। तो आप लोगों ने अगर आज लिया है तो वेरी गुड। अब नहीं लिया है तो भैया आप इसको थोड़ा थोड़ा ऐड करना स्टार्ट कर दो। देखो, वैसे तो जो इसका अब नीचे का जो सपोर्ट है भैया, वो यहाँ कहीं के आसपास बनेगा। टू बी ऑनेस्ट, वो 1000 रुपये पे तो नहीं मिलने वाला ये स्टॉक। तो 1000 रुपये पे सपोर्ट बनाना इलॉजिकल है, और ना ही 1000 रुपये तक ये आने वाला है। हाँ, ये 1250 की जो रेंज है, इनफैक्ट मैं इसको यहाँ पर रेंज बताना चाहूँगा, क्योंकि इतना ईजी नहीं है ये। अब रुको, मैं इसको एक रेंज बना, ओके। सो इसको मैं अगर यहाँ पे एक रेंज बनाना चाहूँ, तो समवट यहाँ पर कहीं एक रेंज है। अब ये रेंज अगर आप लोग देखोगे तो ये 1300 से नीचे ही है, 1300 से 1200 के बीच में ये एक रेंज है। अब ये यहाँ कहीं आएगा
तब मैं इसको एवरेज करने का ट्राई करूंगा। वैसे तो एक इमीडिएट सपोर्ट है जो यहाँ पर, वो यहीं पर है, जिस पे आज क्लोजिंग दी है 1360 रुपये के आसपास ही एक इमीडिएट सपोर्ट है, बट मैंने इसको आज एवरेज नहीं किया। देखो, अब जो मैं समझा रहा था कि एवरेज और एड ऑन्स में क्या होता है, गिरते हुए स्टॉक्स में तो एड ऑन्स नहीं होता है। अब सुनो असली एवरेज क्या होता है, ये भी मैं पहले भी अपने कई वीडियोस में बता चुका हूँ। एवरेज होता है जब आपके पोर्टफोलियो में जितने क्वांटिटी के शेयर्स पहले थे, एवरेज बाय टू करते हैं, उतनी मिनिमम उतनी क्वांटिटी आप परचेस कर रहे हो, मिनिमम। क्योंकि अगर आप उतनी भी नहीं कर रहे हो तो फिर आपका एवरेज अब बीच में भी नहीं आने वाला यार। अब बात समझो, तुम बात समझो, एवरेज करना कितना जरूरी है, क्यों मैं 8% का लॉस झेल जाता हूं जो आप में से 99% लोग नहीं झेल पाते हो। आज मैं -8% पे हूं, ठीक है। और पहली बात तो अभी एक और फैक्टर है कि मैंने उतने के शेयर्स नहीं लिए जितने के मैं टोटल लेने वाला हूं। मान लो मैंने आधे शेयर्स अभी ले लिए। पहली बात तो चलो मान लेते हैं कि मैंने 50% यहाँ पर शेयर ले लिए, स्टिल मैं 50% अभी मैंने नहीं लिए हैं। मैं कैपेसिटी है मैं, क्यों 50% ऐड करूंगा यहाँ पर मिनिमम, उससे ज्यादा ही करने वाला हूं मैं मिनिमम। तो तुरंत मेरा लॉस जो आप 8 देख रहे हो वो घट के 4 हो जाएगा। इसलिए एवरेज, जो एवरेज 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 आप सुनते हो, एवरेज करता कोई नहीं है, तो क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं है एवरेज करने के। आप शेयर्स लेते ही गलत हो। और एवरेज आप कितने नुकसान में हो देख के नहीं करता है। क्या फायदा है मैं यहाँ पर एवरेज कर लूँ, मुझे दिख रहा है कि ये भी और नीचे आने वाला है, क्या फायदा होगा? कुछ कोई फायदा है? कोई कोई फायदा नहीं है। इसलिए लॉस को एक्सेप्ट एक्सेप्ट करो और गलती को अपनी झेलो। ये मैं भी झेल रहा हूँ, ये मैं आपको भी कह रहा हूँ। आप में से कोई भी कोफॉर्ज में इतना लॉस में नहीं होगा। अगर कल लिया है या आज लिया है तो, मतलब कल लिया है तो ठीक है, आज सुबह लिया है तो बिल्कुल नहीं होगे। थोड़ा बहुत कहीं बीच में लिया होगा तो हो सकता है 2-4% हो गए होगे, वरना तो नहीं होगे। अब मैं इसको एवरेज करूंगा, या तो ये और नीचे आएगा, मान लो ये कि 1300 से नीचे सरकता है, तो मैं भर के, मैंने ये कितने के अभी लिए थे, मैंने ये लिए थे 61,000 रुपए के, मैं 1.5 लाख रुपए के और बाय करूंगा। और अगर मैंने इसको 1.5 लाख रुपए के और बाय करे तो जरा शेयर एवरेज कैलकुलेटर में अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मेरी अभी की जो बाइंग है वो कितने की है, वो देखो, अगर मैंने ये अभी वाले जो बाय करे थे, ये मैंने करे थे 1492 रुपए पे 45 शेयर्स। अब अगर 1300 पे मान लो मैं 100 शेयर्स भी बाय करता हूँ, मैंने तो 1.5 लाख रुपए के और बोले, जबकि 100 तो खाली 1,30,000 रुपए के आएंगे, तो मेरी एवरेज जो अभी 1500 की है वो घट के सीधा 1360 की हो जाएगी। और फिर रिकवरी मेरे लिए बहुत तेज हो जाएगी। इसीलिए एवरेज भी पैनिकिंग से नहीं करते हैं, सिस्टमैटिकली करते हैं, चीजें देख के करते हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर एवरेज करने के लिए आपको उस समय जब आप एवरेज कर रहे हो 50% मिनिमम क्वांटिटी आप, मतलब जितना आपने पहले बाय किया था उतना ही आप फिर से बाय करोगे, तो 50% आप उसमें आओगे, बीच के लेवल पे आओगे। मतलब मैंने गलत स्टेटमेंट बोल दिया था कि 50% मिनिमम बाय करो, जितने पहले बाय करे तो उतना ही उससे ज्यादा बाय करो। मैंने वो गलत स्टेटमेंट बोल दिया था, मैं वीडियो एडिट नहीं करने वाला, तो तुम फिर पूरी वीडियो देख रहे हो तो समझ जाओगे। मतलब तो जब आप उतने या उससे ज्यादा शेयर्स बाय करोगे तो आपका जो एवरेज है वो बीच में 50% जो बीच में है वो आ जाएगा। वो मैं कह रहा था, वो कहने मेरा कहने का मतलब था। यही चीज मैं अब कुछ कोफॉर्ज में करूंगा, बट अभी ये और नीचे आ जाएगा तो मैं करूंगा। मान लो यहाँ से बाउंस बैक कर लेता है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 1500 जैसे ही उसके ऊपर निकलेगा, 1530 के ऊपर, तो ये बुलिश मोमेंटम में फिर से आ जाएगा। और फिलहाल तो यहाँ पर आज जो गिरा था, मेन रीजन गिरने का था वो था किप्ट। किप्ट बहुत ज्यादा गिरा था। आईटी के स्टॉक से दूर रहो, मैं ये बहुत बहुत क्लियर बोल रहा हूँ। आईटी के स्टॉक से गिरती हुई, मतलब चाकू है, नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ, ऐसा लोग कहते हैं, मैं तो कैच कर लेता हूँ, ठीक है। बट अब ले सकते हो, जिसके पास पैसा है अटकाने को लंबे समय के लिए वो पैसा अटका सकता है यहाँ पर, नो डाउट। अगर मैं कल सुबह सो के उठूँ किप्ट मुझे यहाँ पर 8% पॉजिटिव नजर आया तो मैं कुछ भी ऐसा शॉक में नहीं जाऊंगा। हो सकता है नॉर्मल है, मतलब हो सकता है कल आपको किप्ट 8% या 5, 6, 10% पॉजिटिव में नजर आ जाए। ऑल दो इसलिए मैंने किप्ट विप्ट नहीं लिया था, कोफॉर्ज लिया, अब किस्मत खराब थी। ऑल दो परसिस्टेंट में उतना फॉल नहीं देखने को मिला। अच्छा, इसके अलावा CDSL मैंने क्यों अपने उसमें ऐड किया वो भी मैं बता दूं। CDSL में मुझे एक पैटर्न दिख रहा है, वीडियो बस खत्म करने वाला हूं, वीडियो बहुत लंबी नहीं बनाऊंगा कल से, मैं वीडियो छोटी छोटी बनेगी बस। मुझे इसमें एक पैटर्न दिख रहा है, मैं आपको पैटर्न बहुत क्लियर कट मैं वो भी पैटर्न समझा दूं क्या है क्या नहीं है आपको। ये देखो, ये ऊपर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, नीचे भी एक रेजिस्टेंस ही है। अब चाहूँ तो मैं थोड़ा सा कूल बनने के लिए ऐसे भी कर सकता हूँ, बट आई डोंट वांट टू डू दिस। आई डोंट नो कि मतलब ऐसे भी चल सकता है कि नहीं।
इन अभी एक रेंज बाउंड है, रेंज बाउंड इसकी खत्म होने वाली है ऑनेस्टली मैं बताऊं तो। देखो ये यहाँ पर सपोर्ट एक बार रेजिस्टेंस पे किया, नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, ठीक है, ये तो पुरानी बातें हो गई। अब सुनो नई बात, जब यहाँ पर इसने ऊपर रेजिस्टेंस से नहीं ब्रेक कर पाया, तो यहाँ से नीचे आने के बाद ऊपर गया, फिर से ही नीचे आया, अब इसको डब्ल्यू पैटर्न कहते हैं, और ये ऊपर गया। अब ऊपर जाने के बाद ये एक पुल बैक ले रहा है, और मिड वे से अगर इसने रिकवरी ऐसे मारी तो फिर ये ब्रेक कर जाएगा ऊपर। अब एंट्री पॉइंट कायदे से तो तुम्हारा बनेगा जब ये इसके ऊपर क्लोज करे, बट मुझको चुल है, मुझे पैसा जल्दी कमाना है। गलत है ये चीज़ गलत है, क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है ये बाउंस बैक करने के बाद यहाँ ऊपर जाएगा, और कायदे से तो जब ये लाइन क्रॉस करे फिर से, तो मैं इसको बाय करूँ ऊपर जब क्लोजिंग दे। बट अगर कोई रिस्क लेना चाहता है, रिस्क ले सकता है, तो इसको यहाँ से भी बाय कर सकता है। बट यहाँ से बाय करने के बाद तो वही देखो दिक्कत फंसेगी, या तो ये नीचे आ जाएगा, नीचे भी ये इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, या तो ये यहाँ रुक जाएगा या तो ये यहाँ रुक जाएगा। तो आप फिर एवरेज कर लेना, और अगर यहीं से निकल जाता है तो फिर बल्ले बल्ले, तब तो कुछ करना ही नहीं है। मतलब सारे सिनेरियोज मैंने आप लोग को बता दिए हैं। अच्छा ये सारे सिनेरियोज जो लोग पुराने को लगेगा ये सब बातें कहाँ से करने लग गया मैं, तो ऐसा मैं अपनी नॉर्मल वीडियोस में नहीं करता था। अगेन मेरी वो सारी जो वीडियोस बनती थी वो बनती थी फंडामेंटली, क्योंकि मैं वहाँ पे स्टॉक्स आप लोगों को होल्ड करने के लिए बोलता था। मैं टारगेट भी जो देता था वो मैं 1 साल के लिए देता था। मैं कभी भी टारगेट आप लोगों को 1 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए नहीं देता था। शॉर्ट टर्म के लिए शेयर्स मैंने बताए थे कि ये ले लो, मोमेंटम में चल जाएगा बहुत कस के, अच्छा रहा, बट एग्जैक्टली नहीं रहा। अब मान लो यही चीज़ यहाँ पर कहीं मैं लेता है स्टॉक को, तब तो मैं ब्लाइंडली ले लेता, मुझे दिक्कत ही नहीं पड़ती। बट क्योंकि अभी थोड़ा सा लेट हो गया है, पिछले 1 1.5 महीने में काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो भागे हैं। अब कोफॉर्ज एग्जाम्पल के लिए ले लो, कोफॉर्ज अभी अगर देखो तो लगभग लगभग अप्रैल मई में ही लगभग यहाँ पर 1200 1250 रुपये के आसपास का था। अभी वो 1500 पे परसों ट्रेड कर रहा था। तो वैसे देखो तो वो 30% भाग चुका है ना। 30% भागने के बाद कोई स्टॉक कौन लेता है, नहीं लेना चाहिए। मतलब ये सारी फैक्चुअल बात है, बट मुझे बहुत ही बुलिश मोमेंटम लग रहा था इसलिए मैंने लिया। और ऐसे लिया है कि मैं गिर भी रहा हूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बहुत कस के एवरेज कर दूंगा। तो CDSL को भी मैं अपने इस वाले लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ, रीज़न मैंने आप लोग को बता दिया है। और जुबिलेंट फूड भी कल ऋषि भैया ने आई थिंक कहा था कि जुबिलेंट फूड भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, तभी मैंने आप लोग के कमेंट्स मैंने रिप्लाई कम किए थे, बट मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स देखे थे जो जो स्टॉक्स मुझे बताए गए थे। जुबिलेंट फूड भी बेहतरीन स्टॉक है, अगेन कोई दिक्कत वैसे तो यहाँ पर मुझे नहीं लगी। प्रॉफिट वॉफिट मतलब बढ़ ही रहा था, और पीई भी काफ़ी अंडर वैल्यूड था। बट मैं थोड़ा सा भी और रिसर्च करना चाहूँगा, आर्टिकल्स वगैरह और रीड करना चाहूँगा, उसके बाद ही मैं यहाँ पर कवर करूँगा जुबिलेंट को। अदरवाइज जुबिलेंट को मैं एक चीज़ बता दूँ, बहुत तगड़ा सपोर्ट पे था। मैंने टेक्निकल रिसर्च एनालिसिस में कर रहा था, तो जुबिलेंट मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब उस पर लगा, और हो सकता है कि मैं इसको कल ही यहाँ परचेज भी कर लूँ। 1420 पे एकदम CPM पे मैं परचेज कर लूँ। और यहाँ भी अगर तुम लोग वॉल्यूम पे भी देखो ना यार, वॉल्यूम पे भी अगर देखोगे, ये देखो, ये वॉल्यूम है, कितनी बाइंग यहाँ पर आ रही है। ये कोई MF या कोई बड़ा आदमी बाय कर रहा है। अब या तो हो सकता है सेलिंग कर रहा हो, बट सेलिंग करेगा नहीं, ये बॉटम पे बैठा हुआ है। ये स्टॉक एक आध दिन में या तो फट जाएगा ऊपर, और या तो नीचे अगर निकला, अगर ये नीचे निकला भाई गलती से भी, तो ये फ्री फॉल में जाएगा। मतलब तो सीधा जो उसका अगला टारगेट बनेगा वो 200 रुपये का बनेगा। और आई रियली डोंट थिंक कि ये 200 रुपये वाला एक स्टॉक है, 200 250 रुपये वाला। जुबिलेंट फूड वर्क आई थिंक डोमिनोज है ना इनके पास लाइसेंस, किसका लाइसेंस है, डोमिनोज का ही तो है जुबिलेंट के पास। और बस वही था यार लास्ट ईयर का, भाई इस ये 2025 का प्रॉफिट बहुत कम हो गया था इन लोगों का, पता नहीं क्यों। 23 में भी कम था, फिर 1 साल प्रॉफिट आता है, 1 साल प्रॉफिट नहीं आता है, तो इस हिसाब से तो 2026 में रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। ये देखो 22 में प्रॉफिट आया, 23 में कम हो गया, फिर 25 24 में बढ़ गया, 25 में कम हो गया। मतलब ये चल रहा है, तो थोड़ा सा इसीलिए मामला डाइसी था। अदरवाइज टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जुबिलेंट फूड वर्क बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। मतलब सन 2023 मार्च सन 2023 में भी यहाँ पर देखो बाउंस एक रेजिस्टेंस था। उसके बाद अप्रैल 2024 में भी यहाँ पर सपोर्ट लिया, और उसके बाद 24 के बाद 25 पूरा ऊपर रहा, 24 बचा हुआ ऊपर रहा, 26 में वही फॉल होते होते ये अब जाके यहाँ पर आया है। तो ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है। ऑल दो यहाँ पर एक और चीज़ है, ये बाउंस बैक लेके नीचे तोड़वा है क्या, ये भी चीज़ रह सकती है, जिसे थोड़ा सा यहाँ पर वेट एंड वॉच कर रहा हूँ मैं। अदरवाइज इसको भी मैं बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए ऐड कर रहा हूँ अपने उस वाले स्टॉक लिस्ट में। तो अभी फिलहाल शेयर्स में पास ज़्यादा नहीं है,
जुबिलेंट हो गया, सीडीएसएल, 2 स्टॉक्स मैंने ऐड करे हैं। एमसीएक्स देखो यार, मैं कल ही बात कर रहा था कि मुझे लग रहा है बढ़ना जाए कहीं ये, बट 4% ही आज ही बढ़ गया, इसलिए मैंने इसको परचेज नहीं किया, अदरवाइज मेरा मन कर रहा था लेने का। अब इसका टारगेट ही 3400 रुपये के आसपास का था, तो बहुत ही मामला डाइसी हो जाएगा। लेकिन अगर ये निकलेगा ना तो फिर ये 3400 को फाड़ देगा ऊपर, क्योंकि ये बहुत बुलिश मोमेंटम में है। और एमसीएक्स वगैरह कमोडिटी ट्रेडिंग काफ़ी बढ़ गई है इस समय इंडिया में। तो ये मुझे बस एक फैक्टर लग रहा है तगड़ा। इसको कोई अगर लेना चाहे तो, मैं तो फिलहाल नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप में से कोई अगर लेना चाहे तो ले सकता है। 4% यहाँ पर बढ़ा है, थोड़ा सा अगर नीचे कल एक आध दिन में मिलता है तो ठीक है, नहीं तो उसको ले सकते हो थोड़ा सा। टारगेट ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन हाँ 5-6% का भी टारगेट रहेगा, तो फिर तुम लोग स्विंग ट्रेड करके निकल सकते हो यहाँ से। तो यही था फिलहाल आज की इस वाली वीडियो में। वीडियो बहुत लंबी, कल से वीडियो लंबी नहीं बनेगी, कल से वीडियो बहुत छोटी बनेगी, बस मुझे डिस्कस करना था इसलिए वीडियो लंबी हो गई थी। बाकी बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई करूंगा। मैं कमेंट्स आप लोगों के पढ़ रहा हूँ, मुझे कुछ लोग इंस्टा पे भी डीएम्स कर रहे हो, मैं रिप्लाई दे रहा हूँ जो जो मुझे जेन्युइन लग रहा है। कुछ और लोग मतलब और भी सवाल मुझसे पूछ रहे हैं अलग अलग चीज़ों पे, तो वो मैं सकता है थोड़ा सा स्किप कर दे रहा हूँ, बट मैं मैक्सिमम लोगों को रिप्लाई कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे और दिखाना चाहूँ तो कल के कमेंट्स, 50 कमेंट्स आए थे कल मेरे पास। विक्रम सोलर हो गया, लेटेंट व्यू, हाँ ये सब मैंने नहीं इतना देखा था। ठीक है, किप्ट 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 केपीआई था, अच्छा ओके। आईटी स्टॉक्स मैंने वही बोला कि उतना ज़्यादा नहीं था। यू कैन बी बाइंग द फॉलोइंग स्टॉक, सुपर बुलिश, मारुति हो गया, कैटरेड। यार एक फैक्टर और भी है, तुम लोगों को वीडियो में हो सकता है वो समझ में ना आ रहा हूँ, बट मैं वो फैक्टर भी बहुत देख रहा हूँ। जितने भी सारे स्टॉक्स जो मैंने अभी तक करे हुए थे ना, जुबिलेंट हटा दो, जुबिलेंट पे मैंने रिसर्च भी उतनी नहीं करी है, सीडीएसएल, एमसीएक्स, रैडिको, परसिस्टेंट, ज्योति सीएनसी, कोफॉर्ज, इन सब में म्यूचुअल फंड इस समय दबा के बाय कर रहा है। जैसे कि अभी अभी मुझे किसी ने कार्ल ट्रेड कमेंट किया, तो तुमने क्या देखा? तुमने देखा बुलिश मोमेंटम है, इसको ले लेता हूँ मैं पी वगैरह भी देख रहा हूँ। पी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो स्टॉक खत्म है, पूरा कुछ नहीं है पी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहली बात। और दूसरी बात, जो मैं कहने जा रहा था कि मैं म्यूचुअल फंड्स की बाइंग देख रहा हूँ। तुम यहाँ पर देखो, रिटेल टॉप पे बैठा हुआ है, टॉप पे फॉरेन बैठा हुआ है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने हल्का सा माल वो रोज बेच रहे हैं, वो माल बेचेंगे। म्यूचुअल फंड इसमें बहुत कम है, खाली 9% म्यूचुअल फंड बैठा हुआ है एज कंपेयर टू, मैं मेरे बाकी स्टॉक्स दिखाता हूँ मैं। रिटेल सेकंड नंबर पे बैठा है, रिटेल वैसे ही बैल एक नंबर का। रिटेल से जितना दूर रहोगे ना उतना सुरक्षित रहोगे। ये मेरे शब्द को तुम लोग मार्क ले लो भाई, मैं झेला हूँ ये, मैं ये लिटरली झेला हूँ। और इस टॉपिक पे मैं किसी की नहीं सुनूंगा। अगर कोई स्टॉक पे रिटेलर टॉप पे बैठा है तो तुम झेलोगे ही झेलोगे। इसमें देखो रिटेलर कहीं नहीं बैठा है, ये कौन सा स्टॉक मैंने खोला है, रेडिको। क्या स्टॉक था यार, तुम लोग लिए नहीं, क्या स्टॉक था। मैं 1000, 1200, 1500, 2000, 2500 कहाँ नहीं कवर किया मैंने। रिटेलर देख रहे हो, दूर दूर तक कहीं नहीं है। प्रमोटर, म्यूचुअल फंड, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, हाँ परसिस्टेंट देखो, परसिस्टेंट तो अभी गिरा उस चक्कर में। हाँ प्रमोटर, म्यूचुअल फंड, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, ज्योति सीएनसी देखो यहाँ पर प्रमोटर सबसे ज्यादा है 11, रिटेलर और ये बराबर है। इसमें भी अगर तुम लोग देखो तो बराबर रिटेलर के हाथ से माल खींच रहा है म्यूचुअल फंड वाले। पहले रिटेलर थे 19%, आज घट के 14% हो गए हैं। माल लगातार म्यूचुअल फंड वाले खींच रहे हैं अपने साइड। तो ये सब चीजें भी मैं देख रहा हूँ जो मैं वीडियो में नहीं बता रहा हूँ। मैं रिसर्च अगर करता हूँ, मैं बहुत सारी चीजें करता हूँ, मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ, मैं भूल जाता हूँ आधी चीजें वीडियो बताने में। एंजल वन तो खैर दूसरे रीजन से मैंने बाय किया है, तो एंजल वन रहने दो। एंजल वन अकेला ही ब्रोकर है जो लिस्टेड है बड़े लेवल पे। और कोफॉर्स में भी देखो तो क्या बढ़िया है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड और अलग अलग चीज़ें हो गई। तो इस हिसाब से भी मतलब ये मैं बता रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें भी मैं देख रहा हूँ। वीडियो में सकता है ना बताऊँ, बट मेरी रिसर्च इस समय अलग ही लेवल पे चल रही है भाई। टेक्निकल भी मैं कर रहा हूँ, फंडामेंटल तो उतनी नहीं कर रहा, टेक्निकल मैं बहुत जोर से कर रहा हूँ। तो वीडियो को पूरी देखो प्लीज, स्किप कर करके देखो, लेकिन वीडियो को पूरी जरूर देखो, बस इतना कहूंगा मैं। 10-10 सेकंड स्किप कर दो, टैप टैप करके देखो, बट पूरी जरूर देखो आजकल वाली वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।